मध्य पूर्व में युद्ध और शांति के बीच की रेखा शायद पहले कभी इतनी धुंधली नहीं रही हो। एक तरफ अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ खुलकर कह रहे हैं कि युद्ध विराम के दौरान अमेरिका ने अपनी रणनीति को और मजबूत किया, सैन्य तैयारियां बढ़ाई और अगले चरण के लिए खुद को तैयार किया। दूसरी तरफ तेहरान में कूटनीति की हलचल तेज है। खबरें हैं कि कतर की एक टीम ईरान पहुंची है और अरबों डॉलर के फ्रीज किए गए ईरानी फंड्स को लेकर बातचीत जारी है, जो किसी भी संभावित समझौते की सबसे बड़ी शर्त मानी जा रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या बातचीत वास्तव में आगे बढ़ रही है? क्या यह सिर्फ अगले संघर्ष से पहले का विराम है? पिछले कुछ दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच जवाबी हमलों का सिलसिला फिर तेज हुआ है। अमेरिकी हवाई हमले, ईरानी जवाबी कार्रवाई, खाड़ी देशों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के दावे और साथ ही वार्ता के दरवाजे भी खुले हुए हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन कोई भी खुलकर पीछे हटने को तैयार नहीं दिखता। तो क्या सीजफायर टिकेगा या टूटेगा? क्या अरबों डॉलर के फंड्स पर समझौता हो पाएगा या मध्य पूर्व एक और बड़े युद्ध के दूसरे चरण की ओर बढ़ रहा है? आज इसी सबसे बड़े भू राजनीतिक सवाल पर न्यूज स्टेशन पे चर्चा करेंगे। इससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी हमलों के बीच ईरान के सिरिक में जोरदार धमाके की खबर सुनाई दे रही है। ईरानी मीडिया के मुताबिक कई धमाकों की आवाज सुनी गई है। हालांकि अभी साफ नहीं हो पाया कि धमाके के पीछे वजह क्या है। ईरान के सिरिक पे धमाकों की आवाज सुनाई गई है। इधर मिडिल ईस्ट में एक बार फिर भीषण जंग छिड़ी है। अमेरिका ने ईरान पर घातक हमले किए हैं। दक्षिणी ईरान के शहरों के साथ ही तेहरान और उसके आसपास भी बम बरसाए गए हैं। अमेरिका ने ईरान से सैन्य ठिकानों पर टारगेटेड स्ट्राइक की है। इन हमलों के बाद हालात कितने बिगड़ गए हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अमेरिका की घातक स्ट्राइक। जोरदार धमाकों से दहले दक्षिणी ईरान के कई शहर। फाइटर जेट्स और क्रूज मिसाइलों से डबल अटैक। सेंटकॉम का बारूदी प्रहार। हॉर्मुज से लगे इलाकों में हाहाकार। पश्चिम एशिया एक बार फिर सुलग रहा है। अमेरिकी सेना ने ईरान पर घातक हमले किए हैं। समंदर और आसमान से की गई डबल स्ट्राइक ने ईरान को पूरी तरह दहलाया है। अमेरिका ने कई शहरों पर टारगेटेड अटैक किए हैं। सबसे ज्यादा बमबारी बंदर अब्बास, केशम द्वीप, हेंगम द्वीप, सिरिक और करगान में की गई है। इस स्ट्राइक से कई जगह भारी नुकसान की खबर है। अमेरिका का दावा है कि उनके ज्यादातर हमले टारगेट हिट करने में सफल रहे हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक देश के कई हिस्सों में जवाबी कार्रवाई के लिए एंटी एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस सिस्टम को तुरंत एक्टिव कर दिया गया था। वहीं किश द्वीप पर भी कई धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। केशम द्वीप और उसके आसपास हुए ब्लास्ट से दहशत फैल गई है। इन हमलों से सीज फायर के वजूद पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। अमेरिकी सेना ने हमलों का नया दौर डोनाल्ड ट्रंप की उस चेतावनी के बाद शुरू किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि रुकी हुई बातचीत के लिए तेहरान को कीमत चुकानी होगी।
सेंटकॉम ने कहा है कि अमेरिकी सेना ने कमांडर इन चीफ के आदेश पर ईस्टर्न स्ट्राइक टाइम के हिसाब से शाम 5:15 बजे हमले शुरू किए। सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये सख्त कदम ईरान की ओर से लगातार की जा रही आक्रामकता का सीधा जवाब है। ईरान पर ताजा स्ट्राइक से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसकी धमकी दे दी थी। तो एक तरफ शांति समझौता कायम रखने की बात की जा रही है, दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान एक दूसरे पे वार पलटवार कर रहे हैं और दूसरी तरफ हॉर्मुज के इर्द गिर्द लगातार नावों को निशाना बना जा रहा है। क्या बातचीत होगी या युद्ध का दूसरा फेज शुरू होगा? मेरे साथ न्यूज नेशन के मंच पे बहुत ही अनुभवी मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं समझता हूं डिफेंस एक्सपर्ट के रूप में बहुत लंबे समय से देश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी, सेना में जिनका बहुत लंबा अनुभव रहा है, लिहाजा उनका दृष्टिकोण या वो जो बात कहेंगे वो हमारे कार्यक्रम को एक नया रुख देगा। मेरे साथ लंदन से जुड़ रहे हैं तरुण गुलाटी साहब, बहुत धन्यवाद आप सबका मैं न्यूज नेशन के मंच पे करना चाहूंगा। जनरल बख्शी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, ये कैसा सीज फायर है? पिछले 48 घंटे में 49 टॉमहॉक मिसाइल दाग दी हैं अमेरिका ने ईरान के अलग अलग शहरों में, तो ऐसे बातचीत कैसे होगी, समझौता कैसे होगा? नहीं, देखिए, व्हाट बातचीत, कैसा समझौता, ये केवल नाटक कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। बात यह है कि जैसे प्रोफेसर रॉबर्ट पेप ने कहा है, दिस इज नॉट एंड गेम, दिस इज मिड गेम। आप ईरान को कह रहे हैं कि तुम नेगोशिएटिंग टेबल पे वो सरेंडर करो जो हम तुम्हें फौजी तरीके से नहीं करा सके। क्यों करे वो सरेंडर? वो वापस हिट बैक कर रहा है, हिट बैक कर रहा है। तो इन्होंने नाटक करने की, ये सारी पीस टॉक का नाटक कर रहे थे। दुनिया को ये जो पेट्रोल प्राइसेस ऊपर ज्यादा ना चढ़े, स्टॉक मार्केट्स में खूना खच्चर ना हो, उसको रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप हर रोज सफेद झूठ बोल रहे थे कि हम बड़े सिंसियरली नेगोशिएट कर रहे हैं, एग्रीमेंट हो गया, 2 कदम दूर है, 1 कदम दूर है, सिर्फ 1.25 कदम दूर है। अब तो केवल जम के जंग शुरू हो गई है। पहले बोला कि हमारा हेलीकॉप्टर शूट डाउन किया, आप हेलीकॉप्टर भेजें हमले के लिए, वो शूट डाउन करे तो गुनाह है कि चुपचाप मार क्यों नहीं खाते? ये कौन सा तरीका है साहब? उसको कोई मेरे पे हमला करने आए तो मेरे को हर हक है सेल्फ डिफेंस का। सेल्फ डिफेंस में हेलीकॉप्टर शूट डाउन किया तो बवाल खड़ा कर दिया कि हमारा हेलीकॉप्टर क्यों मारा। अच्छा, तो आप कर क्या सकते हैं? वो भी हमने देख लिया है। आपने टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल पहले 1000 फायर किए थे, क्या ईरान ने घुटने टेके? नहीं। अब आपने 48-49 और फायर कर दिए हैं, एयर अटैक्स कर दिए हैं। तो क्या ईरान जिसने 15,000 एयर अटैक्स के बाद घुटने नहीं टेके थे, वो 200-300 और एयर अटैक्स के बाद घुटने टेक देगा? जनरल बख्शी, अमेरिका का जो सैन्य विभाग है, ये नाटक है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ये समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? ईरान वो देश नहीं है जिसकी कनपट्टी पे बंदूक सटाकर आप कह सकते हैं कि सरेंडर करो मेरे सामने। वो देश नहीं है साहब, वो आखिरी दम तक लड़ेगा आपसे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। और ये जब ये सोच रहे थे कि 48 घंटे में जैसे वेनेजुएला घुटने टेक दिए थे, वैसे ये भी ईरान भी घुटने टेक देगा। इनको उस वक्त भी हम कह रहे थे कि साहब, वेनेजुएला और ईरान में जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ के लोग मशहूर हैं वेनेजुएला के केवल ब्यूटी पेजेंट्स के लिए, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स के लिए, लड़ने के लिए नहीं। यहाँ के लोग ये क्या कहते हैं, पुश्तैनी लड़ाके हैं। ये 8 साल लड़ गए थे सद्दाम हुसैन के इराक से, उसकी ऐसी तैसी करके छोड़ी थी इन्होंने। ठीक है, शहादत कबूल करना तो इनके लिए एक मतलब फख्र की बात है। तो आप समझते हैं कि आप इनको डरा देंगे, घुटने टिका देंगे। AI सॉफ्टवेयर है आपके पास, मेवन, जिससे आपने इनकी टॉप लीडरशिप मार डाल सकते हैं। पहले 2 घंटे में आपने मार भी डाले,
खमैनी को मार डाला, उसकी बूढ़ी बेगम को मार डाला, उसके बेटे बेटी बहू सबको मार डाला। तो क्या हुआ? 130वां दिन हो रहा है साहब लड़ाई का। बिल्कुल जनरल जो आप बख्शी कह साहब, रहे सही थे कि आप आपने कहा 48 100 दिन पार हो घंटे में चुके मसल हैं, देंगे यू लेकिन ईरान ने कहीं भी सरेंडर होने की या कहीं भी दबने की कोई संकेत नहीं दिया है। जाहिर है अमेरिका को इस संकेत को समझना होगा। मेरे साथ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं। पूर्णिमा नाथ, गयूर मौलाई साहब ईरान से जुड़ रहे हैं। पूर्णिमा मेरे साथ अमेरिका से हैं। हुजा जरीवाला मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हुदा जी बहुत धन्यवाद आपका। गयूर मौलवी साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या अगर जो फ्रीज एसेट में से कुछ पैसा अगर डिसबर्स कर दिया जाता है, डीफ्रीज कर दिया जाता है, तो आपको लगता है जो आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि साहब ये टेस्ट ऑफ ट्रस्ट तो जीते अमेरिका, ये शुरुआत हो जाएगी? सबसे पहले तो दावत देने के लिए शुक्रिया, आदाब, जय हिंद। देखिए, ईरान के सिलसिले में अगर बात की जाए तो मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहूंगा, तंग आमद बेजंग आमद। ईरान कभी भी जंग का पक्षधर नहीं था, जंग नहीं चाहता था, लेकिन ईरान के पास रिटेलिएट करने के अलावा, जवाबी कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं था। मैंने फारसी की एक कहावत कही जो अपने यहाँ हिंदुस्तान में भी राइज है, तंग आमद बेजंग आमद। ईरान को जंग के लिए मजबूर किया गया, ईरान को इतना परेशान किया गया, तब वो आकर जंग के मैदान में उतरा। और अब जब जंग के मैदान में उतर चुका है तो पूरी दुनिया इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि ईरान अपने कदम पीछे हटाने वाला नहीं है। और एक बात और मैं बताता चलूं, यहाँ ईरान में पहले दिन से ही लगातार लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरते हैं। छोटे से छोटे गांव से लेकर बड़े से बड़े शहर और शहर के हर मुख्य मार्ग पर डाकुओं का हुजूम होता है, जिनकी एक ही मांग होती है कि हमें अपमान स्वीकार्य नहीं है, हम इज्जत के साथ मौत को गले लगा लेंगे, लेकिन जिल्लत के साथ जिंदा रहना बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं खुद ईरानी जनता का भी एक बड़ा दबाव है। जैसे जनरल बख्शी साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि ईरानी जनता, ईरानी राष्ट्र शहादत को कबूल करता है, इज्जत के साथ मौत को कबूल करता है, लेकिन अपमान है कि अगर मान लीजिए युद्ध का दूसरा फेज भी आप लोग शुरू कर दे, लेकिन अंतोगत्वा आपको बातचीत की टेबल पे ही आना होगा। भाई थोड़ा बहुत तो एक दूसरे को लचीलापन दिखाना होगा, तभी बातचीत होगी। जी रमेश भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है, समस्या का समाधान बातचीत से ही होगा। लेकिन सवाल ये होता है कि बातचीत अगर करें तो क्या अमेरिका भरोसे के लायक है? ईरान तो पहले भी बातचीत कर रहा था, पिछले साल जून में भी ईरान वार्ता की मेज पर था जब ईरान पर हमला किया गया। इस बार भी 28 फरवरी तक भी ईरान वार्ता पर था। और खुद अगर आपको याद हो, आई एग्री मौलावी साहब, आपकी बात सही है। जनरल बख्शी, ये सबसे बड़ा जो यहां पर जो सबसे बड़ा जो दिक्कत मैं समझ रहा हूं वो ट्रस्ट का है सर। अमेरिका को कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं दिखाई दे रहा है, और खासकर ईरान तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए, जो शख्स सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ कहते हैं, रात को कुछ और कहते हैं और अगले सुबह पूरी पलटी मार जाते हैं, उसको कौन ट्रस्ट कर सकता है? हु इन द राइट माइंड? और ये जो ईरान से हैं उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि 3 बार ईरान की पीठ में पीस टॉक के नाम पे छुरा घोंपा गया है। 2015 में अच्छी खासी डील साइन हो गई थी ओबामा काल में। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही उसको फाड़ दिया, कचरे के टेबल में डाल दिया। और अब जो डील होगी, जब भी होगी, दैट विल बी लेस देन व्हाट ओबामा गॉट। तो ये आपने हासिल क्या किया? 100 से ज्यादा दिन आप लड़ लिए हैं, दुनिया की इकोनॉमी तबाही कर दी है, पूरी दुनिया की इकोनॉमिक तबाही कर दी है, रिसेशन के कगार पे दुनिया खड़ी कर दी है। और अब आप देखें तेल की कीमतें आसमान के पार जाने लगेंगी। उससे भारत की इकोनॉमी, जापान, साउथ कोरिया, एशिया में आघात हुए हैं, पूरा यूरोप आघात हुआ है। अफ्रीका में तो अगले साल भूखमरी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो फर्टिलाइजर गल्फ से आता था 32%, वो सब बंद। और अब तो बाबल मंदेब भी बंद हो जाएगा। ठीक बात है। 22% तेल हॉर्मुज से आता था, वो अमेरिका की मेहरबानी से बंद हो गया। अब जो 12 से 15%
बाबल मंदेब से आता है, ये लड़ाई चलती रही, वो भी बंद। बिल्कुल पे सुहागा, बिल्कुल आप जनरल दुनिया की जनरल बख्शी, आपने सही कहा कि आने वाले समय में धक्का दे दिया। अगर ये लोग नहीं रुके तो पूरी दुनिया में बहुत त्राही त्राही मचने जा रही है। पूर्णिमा नाथ, लेकिन सवाल यह है, जनरल बख्शी ने कहा पूरी दुनिया में त्राही त्राही मच रही है। डोनाल्ड ट्रंप को पूछा जाता है कि साहब अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो, कहता है आई लव इन्फ्लेशन। अब क्या कोई इसका जवाब ढूंढे, मुझे बताइए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। रमेश, ये कंसर्निंग सिचुएशन है अभी अमेरिका जहाँ पे है, और जो एटीट्यूड ट्रंप लेके आए, ये कोई नया एटीट्यूड नहीं है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन ट्रंप एंड अदर पास्ट प्रेसिडेंट्स इज ये ओवरटली कर रहे हैं, और वो जो वाइट क्रिश्चियन सुप्रीमेसी का जो एक एंटाइटल्ड जो एरोगेंस है, ईगो है, वो ट्रंप ने टोटली एम्ब्रेस किया है और खुल्लम खुल्ला दुनिया को दिखा दिया है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड एंड इट इज़ नॉट हेल्पिंग अमेरिका, इट इज़ नॉट हेल्पिंग ए सिंगल अमेरिकन सिटीजन्स ओवर हियर। अभी ट्रंप ने जो कदम उठाई है, उनके वजह से सारे अमेरिकन के पीछे एक छुरा लगा दिया, एक टारगेट लगा दिया। अब वो ईरान के सपोर्ट में है या नहीं है, कोई जाके जांच नहीं करने वाला है। जैसे मैं हूँ, पहले दिन अटैक के साथ साथ मैं बोल रही हूँ कि मैं ईरान के साथ खड़ी हूँ, लेकिन बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट अमेरिका एंड इजराइल वाज रॉन्ग इन दिस केस, ये डिफेंसिव एक्ट कर रहे हैं और ईरान के साथ खड़ी हूँ। आज जो मुझे पता है कि पिछले 100 दिनों में मुझे नहीं पता कितने बार हम लोग ये सुने हैं इंडियन मीडिया में स्पेशली कि एक ऑपोजिशन फैक्शन है जो कहते हैं कि वो ईरान तो 2 दिन भी नहीं खड़ा हो सकता था। इनके मुंह तोड़ जवाब दे दिया 100 दिन खड़ा होके। सो दिस इज नॉट लुकिंग गुड आगे फॉर। भी पूर्णिमा जी, ईरान पूरी ताकत से खड़ा है। और मुझे लगता है कि तरुण जी, एक और बात जो समझ में आ रही है, मुझे नहीं लगता कि ट्रंप साहब को इससे कोई फर्क पड़ता कि दुनिया में एनर्जी के प्राइसेस कितने बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है, नौकरियां कितनी जा रही हैं, बिजनेसेस कितने बंद हो रहे हैं, रिसेशन आ जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, 104 दिन हो चुके हैं इस जंग के, और उनको वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्फ्लेशन से जो मॉर्गेजेस हैं, लोग जो अपने मकानों के लिए किस्तें दे रहे हैं, वो बढ़ जाएंगी। लोगों के जो खाने के पदार्थ हैं वो बढ़ जाएंगे, उनकी कीमतें। जनरल साहब ने बहुत दुरुस्त फरमाया था अभी कि जो फर्टिलाइज़र आ रहा है वो जब नहीं आएगा तो और चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा। वो ट्रंप कहते रहते हैं कि साहब मेरे यहाँ फ्यूल प्राइसेस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वहाँ लोगों को फ़र्क पड़ रहा है जब वो पंप में जा रहे हैं। और इन्फ्लेशन से क्योंकि प्राइस हाइक्स होगी तो इंटरेस्ट हाइक्स भी होंगे, तो ये चीज़ों से जो फ़र्क पड़ेगा लोगों को, वो आम आदमी के तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ट्रंप साहब समझते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जंग जो 104 दिन हो चुके हैं, ये 2 दिन से चल रही है, और ये एक तरीके से मेरे को अंदेशा ये लग रहा है कि थोड़ी आगे और जाएगी, क्योंकि वो ईरान झुकने वाला नहीं है। और उनको समझना चाहिए कि ये एक बहुत पुराना मुल्क है, और इस तरीके से उनको अगर आप तरीके से नेगोशिएट कर रहे हैं लेकिन वो पीस साइन नहीं कर पा रहे हैं, पीस क्यों साइन करेंगे? वो भी तो चाहते हैं ना, आप इतने उनको इज्जत देंगे तब कोई आदमी समझेगा। मिनिमम डिमांड रखी है कि जो आपने हमारा एक अमाउंट फ्रीज किया उसको डिफ्रीज कर दीजिए, ताकि हम बातचीत को आगे ले जा सके, ताकि हमें लगे आप बातचीत के लिए सीरियस हैं। अमेरिका को बस इतनी डिमांड तो कर रहा है। देखिए, 6 से 12 अरब वो मांग रहे हैं, फ्रोजन एसेट्स बहुत ज्यादा हैं, और अगर वो ट्रंप साहब उसको दे देते हैं तो आगे बातचीत चलेगी। ठीक है, वो जो न्यूक्लियर का मुद्दा है और जो मिसाइलों का मुद्दा है वो बाद में सुलटाया जा सकता है, लेकिन जैसे मैंने पहले आपको कहा था एक और सेशन में कि ये जो होर्मुज का मुद्दा है ये पहले था ही नहीं, अब ये नया एक न्यूक्लियर उनके हाथ में आ चुका है। हाँ। और ये जो और वो उसका स्ट्रैटेजिकली इस्तेमाल भी कर रहा है ईरान। बिल्कुल सही आपने कहा हुदा, लेकिन इन सब के बीच में आपका ज्यादातर समय सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट में बीता है। वो कहते हैं ना, बलि का बकरा बन गया है पूरा मिडिल ईस्ट, मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ से अमेरिका ईरान को मार रहा है और ईरान जो है अमेरिकी बेसिस को मार रहा है। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आदाब, जय हिंद।
जेन्युइनली ये जितना अब मैटर एस्केलेट हो चुका है फॉर नो रीज़न, जिसमें कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन नहीं निकल के आया है, डिस्पाइट सेवरल कंट्रीज़ बीइंग पार्ट ऑफ दैट नेगोशिएशन जो पाकिस्तान में हुआ था, जिसके पीछे से ऑब्वियसली सऊदी और चाइना, रशिया सारी सपोर्ट कर रहे थे उसको बैक एंड पे। कहीं ना कहीं ये मैटर इस कदर एस्केलेट हो चुका है कि इस पे अब ये जो साइक्लिक एक के बाद एक अटैक्स हो रहे हैं, ये किसी नतीजे पे नहीं पहुंचने दे रहे हैं इस पूरे मुद्दे को। इजराइल बाज नहीं आ रहा है, उसका अभी भी यही है कि लेबनान, हिजबुल्ला वही अटैक वो करेगा, किसी भी तरीके से रोकेगा नहीं। ट्रंप की वो बात मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप को ऑब्वियसली दूसरे एंड पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है, लाइक यू राइटली सेड के ना उनको इन्फ्लेशन से कोई फ़र्क पड़ रहा है, ना उनको इस चीज़ से कोई फिक्र हो रही है कि मिडिल ईस्ट में राष्ट्रपति अगर ये कहे आई लव इन्फ्लेशन, एब्सोल्युटली, आई मीन दैट इज अ जोक ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। आप ये देखिए कि मिडिल ईस्ट में पूरी क्रेडिबिलिटी अमेरिका की खत्म हो चुकी है। जितने लोग अमेरिका को अपनी सिक्योरिटी के लिए मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ वहाँ पे रहने देते थे, अब सब ने अपने कॉन्वर्जेशंस, सऊदी ने रशिया से बात करना स्टार्ट कर दिया है। दूसरे मुल्क भी, ये जितने मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, वो एक के बाद एक दूसरी तरफ देखेंगे अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी बचाव के लिए, बिकॉज उनको पता है कि एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका उनकी बचाव के लिए नहीं आने वाला। ईरान को जिसके ऊपर ग्लोबल आपने सैंक्शंस लगाए थे न जाने कितने सालों से, जिसके ऊपर आप एक के बाद एक कहीं ना कहीं उनके ऊपर आप जुल्म करते थे, उस सारी चीज़ की भी सच्चाई दुनिया के सामने आ चुकी है। ऑब्वियसली ईरान बैकआउट नहीं हुआ, 104 दिन के वॉर के बाद भी वो अभी भी डटा हुआ है। उसकी सिविलियन पे अटैक हो रहा है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक हो रहा है, ब्रिजेस तोड़े जा रहे हैं, बिल्डिंग्स पे अटैक हो रहा है, लेकिन तब भी सिविलियन कैजुअलिटी कम नहीं हो रही है। बट इस चीज़ से ना इजराइल को फ़र्क पड़ रहा है, ऑब्वियसली ना अमेरिका को फर्क पड़ रहा है। ईरान को भी ये समझना होगा ना, ईरान को भी लचीला रुख दिखाना होगा, बिकॉज आप कितना भी आपका नुकसान हो, आपको आना बातचीत की टेबल में। वहां हिजबुल्ला को नहीं रोक रहे, वहां हिजबुल्ला लगातार ईरान को निशाना बना रहा है। अग्री। तो आपको लगता है कि अगर आप उस पूरी एरिया में शांति चाहते हैं तो सबको थोड़ा थोड़ा लचीला रुख Which is what Iran did. ईरान कभी भी बैकआउट नहीं हुआ था नेगोशिएशन के लिए। ईरान पाकिस्तान भी गया था, ईरान ओमान भी गया था, ईरान हर पीस टॉक में मौजूद रहा है। ईरान की तरफ से एस्केलेशन नहीं हो रहा है, रिटेलिएशन हो रहा है, खाली जवाबी कार्रवाई हो रही है, जो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अभी वो नहीं अगर जवाब देगा तो गजा की तरह, फ़लस्तीन की तरह ईरान को तहस नहस कर दिया जाएगा। पूरी दुनिया के सामने फ़लस्तीन का मंजर है। और आप ये बताइए कि ग्लोबल सिचुएशन कितनी इम्पैक्ट हो चुकी है। इन्फ्लेशन के अलावा जो ऑयल के, क्रूड ऑयल के प्राइस राइज, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, और आने वाले समय में और बुरा होगा। जनरल बख्शी, एक और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि शुरुआत में कहा जा रहा था कि साहब ट्रंप साहब लंबा इस युद्ध को नहीं खींचना चाहते थे, अभी भी बताया जा रहा है कि साहब उनका इंटेंट है किसी तरह शांति समझौता हो जाए। आपको लगता है कि उनका ईगो आगे आ रहा है, जो आपने पहले भी संकेत दिया कि इनको ओबामा से भी खराब डील मिलेगी और इसी डर से समझौता नहीं हो पा रहा, ये सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल ये पूरा तमाशा था कि डोनाल्ड ट्रंप की ह्यूब्रिस मतलब ये वेनेजुला पे फतह पाकर, चीप विक्ट्री पाकर, परचेज्ड विक्ट्री पाकर इनका सर 7वें आसमान पे चढ़ गया था। इन्होंने सोचा था कि जिस आसानी से मैंने वेनेजुला को मसला है, उसी आसानी से मैं ईरान को भी मसल दूंगा। 48 घंटे में इनको नेतन्याहू साहब, उनके तब के तत्कालीन मोसाद चीफ ने इनको आश्वासन दिया कि सब रेडी है, बस आप ज़रा अपनी ब्लेसिंग दे दीजिए और ये 12, 24, 48 घंटे में तमाशा ख़त्म और आप पूरा तेल पी सकते हैं ईरान का। कख नहीं हुआ है ऐसा। 104 दिन हो गए, लड़ाई चले जा रही है और भीषण हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन के दौरान प्रॉमिस किया था, नो फॉरएवर वॉर्स, नो नेवर एंडिंग वॉर्स। अब साहब ये नेवर एंडिंग वॉर नहीं तो और क्या दिया है आपने अमेरिका के लोगों को? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका की जनता को फर्क पड़ रहा है। $6 प्रति गैलन तेल लेना पड़ रहा है, फूड प्राइसेस की कीमतें चढ़ गई हैं, फर्टिलाइजर 42% ज़्यादा महंगा हो गया है। अभी सोयाबीन का सोइंग सीजन था, वहाँ के अमेरिका के लोगों को झेलना पड़ रहा है और वो मिड टर्म इलेक्शन में आपको बता देंगे कि उनको क्या फर्क पड़ रहा है। आपको फर्क तब पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपको फर्क पड़ेगा और अच्छा खासा फर्क पड़ेगा। बिल्कुल सही आपने कहा जनरल बख्शी, फर्क पड़ेगा, अच्छा खासा फर्क पड़ेगा। एक बात जो मैं पूर्णिमा जी आपसे समझना चाहता हूं,
अमेरिकी जनमानस या कोई दबाव नहीं है कि साहब आप इस युद्ध से बाहर निकलिए, आपकी वजह से हमें इतनी दिक्कत आई? कहाँ आप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने आए थे? कहाँ आप नए जॉब्स देने आए थे? कहाँ आप इन्फ्लेशन कम करने आए थे? कहाँ आप हेल्थ केयर की बात कर रहे थे? और अब आपने लाके हमें इस चौराहे पे खड़ा कर दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने रमेश। एक बात मैं क्लियरली बताना चाहती हूँ, आइदर रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट पार्टी हो, एट द एंड ऑफ द डे दोनों ही चाहते कि ईरान को ख़त्म करे, लेकिन इनकी जो तरीका होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होती है। आप अगर पॉलिटिकल एंगल में देखें तो डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं कर रहे फ्रॉम द डेमोक्रेट साइड, लेकिन फ्रॉम द मागा पर्सपेक्टिव अगर देखेंगे, उनके हिसाब से द नैरेटिव इज वेरी सिंपल। डोनाल्ड ट्रंप को कहा जा रहा है कि गो एंड फिनिश द जॉब। व्हाट इज द जॉब? द जॉब इज एक्चुअली इंस्टॉलिंग ए पपेट रिजीम इन ईरान। अगर वो नहीं हुआ तो ईरान के ऊपर बॉम्बिंग करो और वहां के लोगों को खत्म करो। दिस इज द जॉब, दिस इज द जॉब दे आर एक्सपेक्टिंग प्रेसिडेंट ट्रम्प टू डू। अब मागा की वर्शन की जो पब्लिक स्क्वायर में कॉन्वर्सेशन हो रही है उसका अगर सुनेंगे, आपका ब्लड बॉयल नहीं होगा तो मुझे आप बताइए। स्पेसिफिकली निकी हेली की भी बात सुन लीजिए, ओके, कन्वर्टेड क्रिश्चियन है वो भारतीय मूल की एक इंडियन ओरिजिन पर्सन नहीं, शी वॉज बॉर्न ओवर हियर, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल पोजीशन के लिए रन कर चुकी है। Unfortunately, her wordings, her stance is the same. Go finish the job. ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, वो ओपिनियन नहीं है। दिस इज व्हाट दे वांट टू मेक हैपन। बट माय क्वेश्चन इज, अमेरिका होता कौन है? वो होते कौन है दुनिया में? हर जगह में जाके डिक्टेट करे, हर जगह में डिफाइन करे, डिटरमाइन करे, डोमिनेट करे और डिफाइन करे एक्चुअली लोगों को कहाँ से बिजनेस, किसके साथ बिजनेस करनी है, देश कैसे चलानी है, कौन सी तरीका अपनानी है। कम्युनिज्म है तो उस कंट्री में जाके रिजीम चेंज करवा देना, डेमोक्रेसी नहीं है तो उस कंट्री में जाके आपका सो कॉल्ड रिजीम चेंज करवा देना। आपने वहाँ पे आपका पपेट नहीं है तो आपके वहाँ पे जाके रिजीम चेंज करवा देना। आपकी बात उन्होंने नहीं सुनी तो किसी और के साथ बिजनेस कर रहे तो वहाँ पे जाके आपने धमकियां देना। तो ये कौन ठीक होता है? है, अमेरिका होता कौन बिल्कुल है? सही कहा। दिस इज द सेम पूर्णिमा जी, ईस्ट इंडिया आपने कंपनी। बुनियादी सवाल उठाया है कि अमेरिका अपनी मर्जी हर जगह चलाना चाहता है और ईरान ने उस पर ब्रेक लगा दिया, मैं एक तरह से कहूं, क्योंकि वो चला तो निज़ाम बदलने था लेकिन वहां वो उसे कुछ हासिल नहीं हो पाया। एक और जो मौलवी साहब, एक और बात जो सामने आती है कि एक तो एसेट्स डिफ्रीज करने का मामला है और कहां ये मामला फंसता दिखाई दे रहा है, बिकॉज बार बार ट्रंप एक ही लाइन दोहराते हैं कि हम किसी भी कीमत पे ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। वो उनकी पब्लिक पोस्चरिंग है, सबको पता है, लेकिन वो इसी बात को अमेरिका में दोहरा रहे हैं कि साहब अगर देखिए उसने परमाणु बम बना लिया तो हमारे लिए भी कल के दिन खतरा हो जाएगा। देखिए, एक बात तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता चलूं, पूर्णिमा जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अमेरिका अपनी चलाना चाहता है, अपनी मनमर्जी चलाना चाहता है और पूरी दुनिया में यही हो रहा है। अमेरिका है जो फैसले कर रहा है कौन देश किससे तेल खरीदेगा, किसके साथ कारोबार करेगा, किससे कैसे संबंध रखेगा, और दुनिया के कहीं ना कहीं मान भी रही है जो देश अपनी मर्जी चलाते हैं उनसे अमेरिका को आपत्ति है, उनसे पंगा है, उनसे टकराव है। दूसरी बात ये रही कि अगर ईरान अपनी कहा जाए मुंजमद अस्थासे को, डीप फ्रोजन संपत्ति को छुटवाने की बात कर रहा है, ये भी कहीं ना कहीं इसी बात की तरफ है कि अमेरिका की चौधराहट हमें कबूल नहीं है। वो पैसा ईरान का, वो संपत्ति ईरान की जो अमेरिका ने गुंडागर्दी के बल पर जब्त कर रखी है, पहले उसे छोड़ा जाए। ये सिर्फ बात इस हद तक है कि हम यहाँ से अमेरिका की नेक नियति का अंदाजा करना चाहते हैं कि अमेरिका सच्चा भी है या नहीं। अगर अमेरिका खुद ईरान की ही संपत्ति देने में आनाकानी कर रहा है तो इस बात को पूरी दुनिया को बेहतर तरीके से समझना चाहिए कि अमेरिका की नीयत में कहीं से भी सच्चाई नहीं है। दूसरी बात ये रही कि अमेरिका कह रहा है कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार हुआ, लेकिन गयूर साहब यहाँ पर एक पॉइंट है, गयूर साहब यहाँ पर भी एक पॉइंट आता है। अमेरिका या ज्यादातर देशों को यह भी संशय है कि ईरान उसका इस्तेमाल जो है अपनी प्रॉक्सीज को मजबूत करने में करेगा। अब जब आपके पास इतने सैंक्शंस थे तब आपने ड्रोन सिटी खड़ी कर दी, मिसाइल सिटी खड़ी कर दी, आपके पास क्रूज मिसाइल है, आपके पास हाइपरसोनिक है, आपके पास बैलिस्टिक मिसाइल है और एक से एक मारक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, तो लोगों के मन में डर तो है ना।
ईरान को अपनी आत्मरक्षा के लिए बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बनानी चाहिए, मिसाइल सिटी नहीं बनानी चाहिए। अगर ईरान के पास मिसाइल सिटी ना होती, बैलिस्टिक मिसाइल सिटी ना होती, तो यही अमेरिका जो कहकर चला था कि हम 48 घंटे में ईरान में सरकार बदल देंगे, तो 48 घंटे नहीं, मैं कहता हूं कि 24 घंटे भी नहीं लगते। अगर ईरान के पास ये शक्ति ना होती तो अमेरिका यहां अपनी मनमानी कर सकता था। और इससे पहले भी 1953 में अमेरिका यही लोकतंत्र के नाम पर खेल कर चुका है, लोकतंत्र का गला घोट कर अपने पपेट को यहां बिठा चुका है। इस बात से हटे बहुत लंबी बात है, मैं सिर्फ उस बात पर आऊं कि अमेरिका अगर मगर करके आधी दुनिया को तबाह कर चुका है। इराक पर तबाही लाई गई क्या कहकर के इराक के पास रासायनिक जनसंहार के हथियार हैं। ठीक है। लीबिया पर यही कहकर तबाही लाई गई, सीरिया में यही कहकर तबाही लाई गई, अब वही कार्ड चला जा रहा है। ठीक है गयूर साहब, आपकी बात आ गई। जनरल बख्शी, ठीक है गयूर साहब, आपकी बात आ गई जनरल बख्शी, लेकिन मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं। अमेरिका के इस कदम ने, इजराइल अमेरिका के इस कदम ने पूरी दुनिया को मुश्किल में डाला है। आपको नहीं लगता है कि साहब पूरी दुनिया को भी एक प्रतिरोध जताना चाहिए? साहब हमने सालों की मेहनत से अपने लोगों को गरीबी में उबारा है, हमने सालों की मेहनत से अपनी इकोनॉमी को इस स्थिति में लाए हैं, हमने इंस्टीट्यूशन खड़े किए हैं, हमने अपने लोगों के जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास किया। आपकी एक गलती वापस हमें उसी 30 साल के पीछे धकेल रही है। नहीं बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। मेरा कहना यह है कि अमेरिका इज सपोज टू बी अ फ्रेंड ऑफ इंडिया। हमारे जहाज़ों पे हमला कर रहा है, हमारे लोगों की जान ले रहा है। इजराइल इज सपोज टू बी अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ इंडिया। वो एक लड़ाई को चलाए जा रहे हैं जिसके चलने से पूरी दुनिया की इकोनॉमिक तबाही तो हो ही रही, हमारी इकोनॉमी को अच्छी खासी चोट पहुंच रही है। मैं आपको बताऊं साहब कि हम लोग 7% रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ पे चल रहे थे, आज 5.9% पे गिर के आ गए। 700 अरब डॉलर हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व था, यही हालत चलती रही तो 500 अरब डॉलर का रिजर्व रह जाएगा। लुट रहा है हमारा पैसा, हमारा एग्रीकल्चर सफर करेगा। दोहरी मार, एक तो इस साल अल नीनो आ रहा है, मॉनसून में भारी कमी आएगी, ऊपर से सारा फर्टिलाइजर जो मिडिल ईस्ट से आ रहा था वो आना बंद हो जाएगा। ये थैंक गॉड हमारे पास अच्छे फूड स्टॉक्स हैं, बम्पर रिजर्व्स हैं पिछले साल की एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से। हमारे लिए तो हमारे लोग भी भूखमंगी की कगार पे आ जाते। ये क्या हमारे दोस्तों के कारनामे हैं? हमें जितना प्रतिरोध जताना चाहिए वो हम जता पा रहे हैं। अपना दोस्त समझते हैं। आप देखिए हमारे 3 शिप पे निशाना बनाया है, कल ही ओमान में आप देखिए 3 हमारे सेलर्स की अभी मौत तक तो हुई। हमें तो दिखा नहीं अभी तक बेटा हमको तो नहीं दिखाई दिया। अब दिखना चाहिए कि भारत इज नॉट अ पुश ओवर, कि आप आज 3 बंदे मार दो, कल आप हमारा कुछ और नुकसान कर दो, हमको सब सहना पड़ेगा क्योंकि कंपनी जहान बहादुर डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने कहा है। भाड़ में जाए डोनाल्ड ट्रंप और उसकी सरकार, हर भारतीय जान कीमती है और हमारी आज सरकार ने इसका विरोध किया है और कड़े शब्दों में करना चाहिए। और सबसे ज्यादा हमको अब दबाव डालना चाहिए इजराइल के ऊपर, जितना डोनाल्ड ट्रंप के पागलपने का हम कर सकते हैं। दुनिया के साथ मिलकर, ब्रिक्स के साथ मिलकर ग्लोबल वॉइस रेज करें कि साहब बहुत हो गया, अनफ इज अनफ, यू हैव फॉट अनफ एंड डन नथिंग, अचीव्ड नथिंग अपार्ट फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग द ग्लोबल इकोनॉमी। क्या हासिल किया है आपने सिवाय ग्लोबल पूरी दुनिया की इकोनॉमी का सत्यानाश करने के अलावा? आपने किया क्या है, हासिल क्या किया है? कि ईरान को घुटने पे लगाएंगे, हम देख रहे हैं ना साहब, 104 दिन हो गए देखते देखते, आज आया घुटने पे, कल आया, परसों आया, सिर स्वाद नहीं आएगा। अरे जो देश 8 साल लड़ गया था इराक से, वो तुम्हारे 4 महीने में क्या घुटने टेकेगा? आप किस ख्वाबों की दुनिया में ठहरे हुए हैं? बादशाह सलामत डोनाल्ड ट्रंप, आप बादशाह नहीं हैं। बिल्कुल
ये हम कहना चाहते हैं। कोई हक नहीं है आपको दुनिया जनरल की बख्शी, मैं इकोनॉमी थोड़ा सा को अपने तबाह दर्शकों करने को के ये लिए। भी दिखाना चाहता हूं कि अब ओमान दुनिया में को भारतीय आवाज क्रू उठानी मेंबर पड़ेगी। वाले शिप पर और हमले का ग्लोबल साउथ वीडियो भी की सामने आ आवाज गया। भारत जनरल है। बख्शी, यूएस सेंट्रल कमांड ने एमटी जलवीर पर हमले का वीडियो जारी किया है। सेंट्रल कमांड ने कहा है कि एमटी जलवीर नाकेबंदी का उल्लंघन कर रहा था और ईरान से तेल ले जाने की कोशिश कर रहा था। सेंट्रल कमांड ने कहा है कि एमटी जलवीर शिप के इंजन पर 2 मिसाइल दागी गई। लाहौटी साहब, जनरल बख्शी ने एक बिल्कुल सही बात की। आपको लगता है दुनिया देखिए को भी साहब, ये तो डकैती है। जी जनरल बख्शी, ये डकैती है, पायरेसी है। इस तरह दुनिया के आप कह रहे हैं जलमार्ग खुले होने चाहिए। ये जलमार्ग खुले, आप हमारे सिविल जहाजों पे हमले करके बड़े दादा बन रहे हैं। आपके भी जहाज जाते हैं 10 डिग्री चैनल के पास से, सिविलियन जहाज, हम भी उनको ठोक सकते हैं। हमारी नेवी में भी काफी क्षमता है। आप क्या चाहते क्या है? कम से कम सॉरी तो बोलना चाहिए, मुआवजा तो देना चाहिए हमारी जानों का। ब्लडी नॉनसेंस। बट सर, वो तो और भी वीडियो जारी कर रहे हैं। को भी क्या समझ लिया? पंचिंग बैग है, वेनेजुला है। लाहौटी वही साहब, तो मैं कह रहा हूं। वो तो वीडियो जारी करके जश्न मना रहे हैं कि हमने भारत के एक सिविलियन अनार्म्ड जहाज को ठोक दिया। अरे साहब, आप झटका खाएंगे अगर आपको हमारी नेवी से सामना करना पड़ा। बिल्कुल जनरल बख्शी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। सिविलियन जहाज डुबो सकते हैं। सिविलियन जहाज डुबोने में कौन सी तीरंदाजी है? बिल्कुल। तरुण गुलाटी साहब, जो मैंने जनरल बख्शी से भी कहा, आपको लगता है दुनिया को भी प्रतिरोध करना चाहिए साहब? अब यूरोप का ही हाल आप देख लीजिए, वहां पर कितना एनर्जी क्राइसिस है, वहां कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी बढ़ गई है, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति है, और उसका बड़ा कारण जो है ये वॉर है, ईरान अमेरिका और इजराइल का वॉर। नहीं, आपने बहुत दुरुस्त फरमाया और जनरल साहब ने भी बहुत ठीक कहा है। मैं लंदन में रहता हूं और यहाँ के देखिए, जो ये जंग छिड़ी थी तो ना यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की सहमति थी, ना यूरोप, ना नेटो की। तो इस वजह से एक तो ये जंग छिड़नी नहीं चाहिए थी। जो इतने सालों से पीस चल रहा था, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 60% जो उनके पास परमाणु शक्ति का वो जो एनरिच्ड यूरेनियम है और 440 किलोग्राम है, उसके ऊपर वो एटॉमिक एजेंसी ऑलरेडी निगरानी रखे हुई थी। इतने साल से वो दिखा रहे थे, तो आराम से उन्होंने कुछ पहले वापस भी किया है, तो उसके ऊपर आप प्रतिरोध लगा सकते थे, बहुत कुछ किया जा सकता है। ये जंग का तो बिल्कुल ही मतलब नहीं चलता। यूरोप के जो सारे नेशंस हैं, मैं यहाँ लंदन में देख रहा हूँ, बिल्कुल भुखमारी आ गई है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट्स हाइक, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के कागार पे खड़ा हुआ है, मॉर्गेजेस हाई हो गई हैं, लोगों की खान पदार्थ के, अगर आप किसी सुपरमार्केट में जाते थे अपनी ट्रॉली लेके, पहले वो आप इतने स्टर्लिंग देके, पाउंड देके आप ट्रॉली भर के ला सकते थे, अब आपके पास कम आ रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं पेट्रोल की। तो मेरे हिसाब से देखिए, लोग आवाज तो उठा रहे हैं एक तरीके से। देखिए, बेसिस को भी यूज नहीं करने दिया था, अब ट्रम्प साहब कह रहे हैं मैं चैगोस को ही खरीद लेता हूं क्योंकि पहले मुझे अलाउ नहीं किया गया। तो ये कहां तक जाएंगे, इसका कोई हद नहीं है। बिल्कुल सच बात आपने कही। उसको जब तक ना डोनाल्ड ट्रंप कहां तक जाएंगे कोई नहीं जानता। और हुदा, सबसे इंपॉर्टेंट बात थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँ, ये सेकेंड फेज में बड़ा इंटरेस्टिंग मैं देख रहा हूँ। पहले फेज में दुबई को बहुत बड़े पैमाने पर निशाना बनाया, इस बार दुबई को निशाना नहीं बनाया जा रहा है। इस बार केवल जॉर्डन, बहरीन और कुवैत को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं अंदर खाने IRGC ने कह दिया है कि साहब हम तैयार हैं जो आप चाहते हैं, इसलिए आप हम पे बस हमला मत करिए? ये लग रहा है बिल्कुल। You never know. In all likelihood, Dubai or UAE in general, Dubai in particular, and Iran की behind the scenes talk already शायद हो चुके हों, because Dubai thrives on tourism, Dubai thrives on foreign जो उसके पास ये जितने लोग आते हैं, so हो सकता है ये बातचीत हुई हो। But on a larger scale, what I would like to mention here is कि अमेरिका की जो अब ये hegemony है,
हाई टाइम कि इसके ऊपर पूरी दुनिया अमेरिका को कॉल आउट करे, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाए और उनकी पूरी की पूरी ये जो दादागिरी है, ये जिस तरीके से ये पूरी दुनिया में अपनी तानाशाही फैला रहे हैं, उसको ख़त्म करे। इजराइल ये तो दादागिरी और बड़ी, वो कह रहा है अब्राहम अकॉर्ड साइन करो, जो मैं कह रहा हूँ। एग्जैक्टली तो अमेरिका कोई नहीं होता अपने टर्म्स डिक्टेट करने वालों किसी को भी, और इजराइल जो पूरी मिडिल ईस्ट का नासूर है, जिसको बहुत पहले ख़त्म कर देना चाहिए। एक मुल्क जो सब मुल्कों के लिए मुसीबत बना हुआ है, पूरी दुनिया के लिए एक मुसीबत बना हुआ है। इट्स हाई टाइम कि हम इजराइल के खिलाफ बोलें, अमेरिका की हेजेमनी खत्म करें, एंड इंडिया नीड्स टू टेक अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन। ईरान ने हमेशा हिस्टोरिकली हमारा साथ दिया है, आज भी हम ईरान के खिलाफ है, ना ईरान हमारे खिलाफ है, लेकिन हमें इजराइल का किसी भी तरीके से साथ नहीं देना चाहिए। एंड वी नीड टू रेज आवर वॉइस अगेंस्ट यूएस। आप देखिए अमेरिका हमारे ऊपर टर्म्स डिक्टेट कर रहा है, इंडिया कैन नॉट बी सीन एज अ वीक नेशन, क्योंकि इस वक्त अमेरिका के पास सिर्फ 2-3 ऐसे मुल्क हैं जिनको जो वाकई में उसके खिलाफ स्टैंड ले सकते हैं। चाइना से वो पंगे नहीं लेता, रशिया से वो पंगे नहीं लेता। कहीं ना कहीं इंडिया भी उस स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हो सकता है अगर हम अपना स्टैंड रखें। एंड मिडिल ईस्ट का जहां तक सवाल है, अमेरिका की वहां पे जो अपनी दादागिरी थी वो कहीं ना कहीं खत्म होते हुए दिख रही है ऑलरेडी, क्योंकि वहां पे जो बेसिस हैं और ऑब्वियसली अमेरिकन एयरक्राफ्ट से उनके साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं, तो वो टर्म खत्म तो करना ही होगा अंडर टर्म्स एंड कंडीशंस, लेकिन रिन्यू नहीं होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट्स। इसके देशों को सुरक्षित नहीं रख सकता, नहीं दे सकता, और वो कोई भी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू नहीं होंगे। बी रेस्ट एश्योर्ड, अमेरिका का इस वक्त डाउनफॉल बहुत बुरी तरीके से चल रहा है और ऑयल का संबंध है, तब तक मुझे नहीं लगता कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और एक आखिरी पॉइंट, इट वाज नेवर अबाउट द रेजिम चेंज, इट वाज ऑलवेज अबाउट द ऑयल। हमेशा वो ऑयल का ही मैटर था, ऑयल की वो कंट्रोल लेना चाहते थे जो ईरान ने होने नहीं दिया। ये न्यूक्लियर वेपन्स का कोई मैटर नहीं है। चाहता हूं यूएई के ऊपर साहब बिल्कुल अलग रुख अपना लिया है, अब मैं देख रहा हूं ईरान ने। क्या आपको लगता है अंदर खाने कोई बड़ी डील हो गई है आईआरजीसी और यूएई के बीच पे? हमें सुनने में आया, एक्सियोस ने एक दावा किया था कि साहब एक प्लेन उड़ के गया है, बड़े पैमाने पे कई मिलियन पैसे आईआरजीसी तक पहुंचाए गए हैं कि साहब हम पर हमला मत करिए, आपको जो करना करिए। सच बात है ये तो फिर ब्लैकमेलिंग हुई है साहब सरासर। सर देखिए, समय सबसे बड़ा बलवान होता है। कहीं ना कहीं अरब देशों को और खाड़ी देशों को भी ये बात अच्छी तरीके से समझ में आने लगी है कि जो अमेरिका खुद अपने अड्डों की भी हिफाजत नहीं कर सका, वो किसी दूसरे देश की हिफाजत नहीं कर सकता। और अमेरिका को आज नहीं तो कल इस इलाके से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर निकलना होगा, जबकि ईरान को यहीं रहना है। खाड़ी देशों को और ईरान का कहा जाए कि किस्मत एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। और ये बात जितनी जल्दी अरब देश और इलाके के देश समझ लें उतना बेहतर है। अमेरिका किसी का सगा नहीं है, अमेरिका को सिर्फ अपना प्रभुत्व चाहिए, बादशाहत चाहिए, डॉलर चाहिए। और अपने इस अर्थव्यवस्था को, अपने डॉलर को मजबूत करने के लिए अमेरिका ने किसी की भी बलि देने में कभी कोई गुरेज नहीं किया है। अपने बड़े से बड़े पपेट को भी अमेरिका ने वक्त आने पर कुर्बान किया है। और कहीं ना कहीं ये बात खाड़ी देश बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। और शायद यही कारण है कि इस बार जब ईरान ने अमेरिका की शरारत के खिलाफ, उसके आतंकवादी हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है, तो जवाबी कार्रवाई में यूएई को निशाना नहीं बनाया गया। कहीं ना कहीं यूएई की तरफ से भी ये यकीन दिलाया गया है कि अब यूएई की जमीन और उसके बेस ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। और ईरान शुरू से यही बात कहता रहा है कि हम पर जिस जमीन से हमला होगा, जिन अड्डों से हमला होगा, हम उनको जवाबी कार्रवाई का निशाना बनाएंगे। अगर आज यूएई की धरती से ईरान के खिलाफ कोई शरारत नहीं होती, तो ईरान को भी यूएई या किसी भी दूसरे देश को जहां से ईरान के खिलाफ शरारत नहीं होती है, निशाना बनाने का शौक नहीं है। ओके गयूर साहब, जनरल बख्शी, अब बातचीत चल रही है, बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है, तमाम मुद्दे सामने आ रहे हैं, दोनों देशों ने अपनी रेड लाइन बता दी है, लेकिन ट्रंप साहब अचानक अब्राहम अकॉर्ड लेके आ जाते हैं कि साहब नहीं जी आप इसको साइन करो। पाकिस्तान से भी कह रहे तुम भी इसको साइन करो। अब कोई भी देश आज के दिन में इतनी आपकी दादागिरी नहीं सहेगा साहब, और केवल आप इजराइल के लिए बैटिंग करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं सहेगा। जो न्यू मिडिल ईस्ट नेतन्याहू चाहते थे वो तो अब बनने से रहा, मुझे लग रहा है, क्योंकि ज्यादातर देश अब उनके खिलाफ हो गए गाजा के बाद। देखिए साहब, जब इजराइल पे 2023 में हमला हुआ था तो दुनिया की सिंपैथी उसके साथ थी कि भाई टेररिस्ट अटैक हुआ है। अब वो सिंपैथी हवा में उड़ गई।
900 दिन हो गए उस हमले के और आप वार पे वार करे जा रहे हो। ठीक है, आपके 1200 अफराद मरे और 250 आपके कैदी हुए थे, आपने तो लाखों मार डाले और बेअंत है साहब, बेहिसाब है। अब आपको साफ मालूम है कि जो आपका प्लान था कि 2 दिन में लड़ाई खत्म कर देंगे, 2 दिन में ईरान के घुटने टिका देंगे, मैं पहले दिन से कह रहा था कि ये बकवास है, नहीं कर पाओगे तुम, तुम्हारे में वो मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं तुम्हारे में वो मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है। सॉरी, मैं कह रहा था यार, जी आपके जब आपने गल्फ वॉर 1 करी थी, आपको याद है 7.5 लाख अमेरिकन और नेटो के ट्रूप्स जमीन पे उतारने पड़े थे। हैं तुम्हारे पास 7.5 लाख ट्रूप्स? नहीं है, नहीं उतार सकते। बट जनरल बख्शी, अभी भी ये बार-बार कहा जा रहा है कि हम, तो फिर क्या बकवास क्या कर रहे हो कि हम रेजिम चेंज करेंगे? नहीं उतार हम, क्योंकि आप देखिए ना, इस तरफ अगर आप देखें ओमान की एरिया में, आप देखिए वहां पर कमांडोज तैयार है त्रिपोली के ऊपर, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर। वहां इजराइल में 82 बॉर्न उनकी जो कमांडो पैरा ट्रूप्स हैं वो वहां पर तैनात है। तो ये किस लिए तैनात किए गए हैं? या तो वो ईरान को डरा रहे हैं, या फिर उनकी मंशा है कि साहब आने वाले दिनों में, क्योंकि पीक हेक्सेट कह रही है 60 दिनों में हमने अपने आर्मी को मजबूत किया है, हमने नए स्टॉक पाइल लाए हैं अपने, उसमें हमने नई रणनीति बनाई है, नई हमने इंटेलिजेंस गैदर किया, हम ज्यादा ताकत से निशाना बनाएंगे अब ईरान को। देखिए, ये जो मरीन कोर के 5000 सैनिक लगाए हैं, जो कि एयरबोर्न डिवीजन के 10,000 सैनिक लगाए हैं, स्पेशल फोर्सेस 4000, ये 20,000 जो हैं, ये क्या सिर सुआ कर लेंगे? क्या सिर सुआ कर लेंगे? मैं आपको बता रहा हूं, याद दिला रहा हूं कि इराक, जो कि ईरान से 1/4 गुना कम साइज का है, वहां पे आपको 7.5 लाख ट्रूप्स, 7.5 लाख कहां है? 20,000 कहां है? 7.5 लाख ट्रूप्स ग्राउंड पे उतारने पड़े थे। ठीक है, आपके पास आज के दिन है नहीं उतने ट्रूप्स अमेरिका के पास, और अगर लाने पड़ेंगे अमेरिका को कंस्क्रिप्शन करना पड़ेगा। और जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स में कंस्क्रिप्शन शुरू करे, वहां बवाल खड़ा हो जाएगा साहब, बिल्कुल बवाल खड़ा। लोग इससे पहले ही परेशान है इस सन की पागल प्रेसिडेंट से। ओके, वो लोग गलियों में उतर ठीक है जनरल बख्शी, हुदा बहुत जल्द से मैं फिर गुलाटी साहब के पास जाएंगे। और इस पे मैं कौन सी दुनिया ओके में रहा जनरल है? बख्शी, आपका पॉइंट आ गया। हाँ जी, हुदा, और इसी पे ऐड ऑन करते हुए फर्दर टू व्हाट जनरल बख्शी सेड, उतारे थे ना ट्रूप्स वियतनाम में, क्या हुआ? मुंह की खानी पड़ी थी अमेरिका को। अफगानिस्तान में फाइनली हथियार डाल के जाना पड़ा था। तालिबान जिसके खिलाफ एक इंटरनेशनली आपने एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाया था इतने सालों तक, आज वही तालिबान वहां पावर में है। तो ये ग्राउंड ट्रूप्स उतारने की बात इम्प्रैक्टिकल है। बस एक पॉइंट और, ये एक दलदल की तरह है। अगर आप जब दलदल में घुसते हैं, तो अगर आपने अपना को जल्दी से बाहर ना निकाला तो आप अंदर धंसते जाते हैं। हुडा ने ठीक फरमाया कि वो अफगानिस्तान में यही हुआ, वियतनाम में यही हुआ, और यहाँ भी यही होगा, क्योंकि ये जो मुल्क है आजकल अनकन्वेंशनल। और सवाल ये है, आपने सबक नहीं सीखा, सबसे बड़ी बात है सबक नहीं सीखा। जनरल बख्शी, मेरे पास समय समाप्त हो गया। एक लास्ट पॉइंट, फीफा वर्ल्ड कप में जिस तरीके से अमेरिका एज अ होस्ट फेल हो चुका है, अभी तो वर्ल्ड कप स्टार्ट भी नहीं हो देते हो, तो अमेरिका ने दिखा दिया है कि ना वो ग्लोबल डिप्लोमेसी संभाल सकता है, ना इंटरनेशनल रिलेशन संभाल सकता है, और ना वो अपनी इंटरनल पॉलिसीज पॉलिटिक्स संभाल सकता है। जनरल बख्शी, पूर्णिमानाथ घयूर, छोटी चीज बोलना चाहती थी रमेश, क्विकली। जनरल बख्शी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि एक सॉरी बोलना चाहिए था अमेरिका को कि इंडियन सेलर्स को मारे। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, अगर एक अमेरिकन को आप मार के दिखाओ और मुझे बताइए कि अमेरिका क्या करने वाले? सॉरी क्यों मांग रहे?
आप रिस्पॉन्ड करिए, सही तरह रिस्पॉन्ड करिए। इंडिया को Absolutely. रिस्पॉन्ड करना चाहिए। वो वेनेजुएला में जब मदुरो को उठाया था तब भी रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। जी, आपके ऊपर अभी बिल्कुल। प्रॉब्लम है, इसीलिए बिल्कुल। आप बात कर रहे हो। पूर्णिमा जी, लेकिन आपने सही कहा। मुझे लगता है कि ईरान के लोगों को मारने के मुझे बाद लगता है भी कि आप लोग भारत चुप हो, सरकार ने क्यों चुप? कहा, एक स्टैंड लिया है, लेकिन मुझे लगता है जैसा आप सब मेहमानों ने कहा है, आपने अपनी बात रखी है कि बहुत मजबूती से बात अपनी रखनी चाहिए। अपने सेलेस्तीन की अगर बात हुई है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल करता है। बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा को देखने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।